नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल प्रतियोगी विषय क्षेत्र। ये 12वीं कक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आपको सभी को बताऊंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित दीजिए। मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संचालित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। इसमें मानव भूगोल ये वाली जो है, ये आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लेनी चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी होते हैं। मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, यानी कि मनुष्य के हर क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है इसमें, कि वो कैसे क्या करता है, उनकी हर सुख सुविधाओं को इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है, कि उसमें भौगोलिक और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है, कि उसमें बताया जाता है कि किस तरह ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं और किस तरह ये आपस में अलग हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं? मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से? मानव भूगोल के उपक्षेत्र कई हैं, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल, इसमें उनकी रहन सहन आदि के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह रहते हैं। अगला है सामाजिक भूगोल, उनके समाज के बारे में बताया जाता है। नगरीय, उनके जो ये नगरीय व्यवस्था, जैसे कि शहरों के गाँव में ऐसे ग्रामीण और शहरी, ये तो। राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सभी उपक्षेत्र हैं मानव भूगोल के। अगला हमारा है, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो ये अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक और विश्लेषण, ये दो और हैं। क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद, ये सभी मानव भूगोल के प्रमुख उपागम हैं। अगला हमारा सवाल है, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उदाहरण दीजिए। यह आपके 2 या 3 नंबर में आ सकता है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण एवं ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की थी। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। अगला है, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देते हैं। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये उनके उदाहरण हैं, जैसे कि तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों का उपयोग, महासागरों में समुद्री मार्ग के उपयोग, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमियों पर साधनों में विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह परीक्षण, कृषि नगर पुलों का निर्माण आदि। इसमें कृषि नगर पुलों, स्कूल आदि इसमें आ जाते हैं।
निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या मानव के प्राकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है। मानव भूगोल में संभववादी की 3 विशेषताएं। ये मानव भूगोल की 3 विशेषताएं हैं। मानव भूगोल अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। मानव अपनी बौद्धिक तथा तकनीक स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है। वह तरंगित घाटियों को चरागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढालों सीढ़ी खेत बनाकर खेती कर, यानी कि वह प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने काम और अपनी आवश्यक जरूरी वस्तुओं की पूर्ति भी करता है। अगला है, ये रह गया, मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा उस पर मानव की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे अब लोग अपना जनसंख्या बढ़ी तो पेड़ों का कटाव होने लगा और उसकी एक छाप उन पर पड़ती रही है। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के 3 बिंदु हैं। इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय एवं नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी, समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है। ये कई बार आ भी चुका है, तो आप इसे एक बार ज़रूर याद करके लेकर जाइए। अगला है, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने किस विचारधारा का अनुसरण किया। इस विचारधारा की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। आप इसमें कोई भी 2 आपको जो अच्छे लगे वो याद कर लीजिए। इस विचारधारा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय। ये 3 पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी हैं, तो आप इन्हें 3 भी याद करके ले जा सकते हैं। नियतिवाद तथा संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभववाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को इच्छानुसार अपने ला। ये संभववाद ये कहता है कि मनुष्य अपने इच्छानुसार पर्यावरण को किसी भी रूप में ढाल सकता है तथा वह प्रकृति और वह प्रकृति का उपयोग अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसका प्रयोग करता है। और नियतिवाद यह कहते हैं, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना। और नियतिवाद कहते हैं, ये जो भी होता है ये प्रकृति के नियंत्रण से ही होता है। मनुष्य प्रकृति से नियंत्रित बाहर नहीं कर सकता। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान। विडाल डी ब्लास, लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। यानी कि वो ये कहते, विडाल डी ब्लास ये वाला विडाल डी ब्लास, इसकी एक परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो आप इसको
इसके जो भी आपकी बुक से मिले तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, वरना मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये पूरे चैप्टर को अच्छे से बताया जाएगा। उसमें रेटजेल, रिटलर, हिमोहंस आदि नियतिवाद के प्रमुख। रेटजेल का ये मानना था कि मनुष्य जो भी करता है वो प्रकृति के समर्थन में ही करता है, प्रकृति के नियंत्रण में होकर ही करता है, वो उसे बाहर नहीं कर सकता। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देते हैं। नियतिवाद सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ये आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इनको ज़रूर याद करके लेके जाइएगा। क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोज एवं तथ्यों को प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन समाकलित होता है। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है। नवनिश्चयवाद की 3 विशेषताएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार ये पेपर में आया था 2017 के में। ये 2017 के एग्ज़ाम में आया था। यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मार्गों को करते हैं। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देते हैं। रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की विचारधारा पर बल देते हैं। इस विचारधारा को क्लिफ टेलर ने प्रस्तुत किया, रुको और जाओ को। ये आज का हमारा यहीं पर ख़त्म है। और जिसको ये PDF चाहिए तो अकाउंट के अबाउट में मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसके नंबर मिल जाएंगे। जिसको PDF चाहिए वो व्हाट्सएप से ले सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।